कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के हमारे वयोवृद्ध मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के हमारे शासन से जुड़े हुए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और शासन के सभी अधिकारीगण, जनपद से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए फील्ड के हमारे तैनात सभी जोन, रेंज और जनपदों से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश के विकास को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का दिन है, जब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारियों को और एनआईसी की टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस बहुप्रतीक्षित कार्य को उन्होंने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। यद्यपि यह कार्य आज से 3 वर्ष पहले पूरा होना था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुझे याद है आज से 4 वर्ष पूर्व जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, तो उस समय मैं इस बात को देखता था कि उत्तर प्रदेश में फील्ड में जो स्थिति है वह कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और इंगित कर रही है। तो आखिर कारण क्या है? मैं बार-बार इस बात को देखता था, और उस समय स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मैंने स्वयं ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट दे रहा है, और नेशनल एवरेज से बहुत, यानी जो सबसे पीछे के राज्य थे उनमें से यूपी की गिनती हो रही थी। और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फील्ड में तैनात उन सभी लोगों को देंगे, आशा कार्यकर्ती हो या एएनएम हो, इन सबको उपलब्ध करवाने की एक रणनीति पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए थे। रिपोर्ट बाद में जब आई तो उत्तर प्रदेश के डाटा जब कैप्चर होने प्रारंभ हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के जो डाटा थे बहुत अच्छे थे, और नीति आयोग ने भी इस बात की प्रशंसा की थी। तब हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ था कि उत्तर प्रदेश वास्तव में संभावनाओं वाला प्रदेश ही नहीं, बल्कि इन असीम संभावनाओं को अगर हम जमीनी धरातल पर उतार देंगे तो यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश रखता है। उस ग्रोथ इंजन के रूप में डाटा कैप्चर आज की आवश्यकता है, और इसी दृष्टि से इस कमांड सेंटर को आज यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं बल्कि विभिन्न विभागों में जो गैप थे उसको भी मैं देख रहा था।
डाटा कैप्चर करने की आदत नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। हमने पिछले 1 वर्ष से यहां पर मुख्यमंत्री सलाहकार जो टीम है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने नियोजन विभाग के साथ मिलकर के जब इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने हैं। दूसरा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस। नीति आयोग ने जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आंकड़े जारी किए थे तो उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में थे वह प्रगति में 100 से नीचे थे। 112 जनपदों में से जो सबसे 12 जनपद पिछड़े माने जाते थे उनमें से 8 यूपी के जनपद भी थे। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जब नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स थे उन सभी पैरामीटर को यहां पर प्रभावी ढंग से लागू किया, डाटा कैप्चर करने प्रारंभ किए, जमीनी धरातल पर हर एक स्टेज पर उन संबंधित विभागों ने अपनी समीक्षा प्रारंभ की। आज परिणाम हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाले जो टॉप 10 हैं देश के अंदर के जनपद, उसमें से यूपी के 6 जनपद यूपी के हैं और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमने कितनी लंबी छलांग लगाई। ये लंबी छलांग फील्ड में मेहनत का परिणाम भी है और ये लंबी छलांग डाटा कैप्चर, दोनों यानी दोनों में एक साथ जब कार्य हुए तो परिणाम हम सबके सामने आए। और अभी देश के अंदर एक अभिनव कार्यक्रम 500 विकास खंडों को एस्पिरेशनल विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास खंड को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की प्रगति सबसे अच्छी चल रही है। 100 विकास खंडों पर अकेले उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है और मुझे लगता है कि जिस दिन इन 100 विकास खंडों को हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पिछले 6 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। इस परसेप्शन को बदलने में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, जब हम केवल परिक्रमा में विश्वास करते हैं तो सबसे पीछे की श्रेणी में वह विभाग या राज्य खड़ा होता है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इस दृष्टि से अभी 53 विभागों को इस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सभी 93 विभागों को इसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम फेज वाइज लेने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डाटा कैप्चर हो वे सही हो, शुद्ध हो, यह फील्ड की टीम को देखना होगा। उसकी नियमित मॉनिटरिंग होती है। जैसे यहां बताया गया, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, पाक्षिक स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं हर महीने इसकी समीक्षा करता है और फिर समीक्षा करने के साथ साथ जनपदों की और फील्ड में तैनात अधिकारियों की ग्रेडिंग भी उसके साथ ही तय हो जाती है कि किस अधिकारी का परफॉर्मेंस क्या है और किस रूप में हमें अभी वहां मेहनत किस फील्ड में करने की आवश्यकता है। याद रखना, हमें जब फील्ड में हम काम करते हैं, एक डाटा शुद्ध होने चाहिए, सही होने चाहिए। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। इसमें लेग पुलिंग नहीं, डाटा में किसी भी प्रकार की हेरा फेरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो डाटा आप यहां अपलोड करेंगे आवश्यक नहीं कि वही डाटा को हम सही माने। उसके वेरिफिकेशन का भी एक मानक होगा और उसको भी हम समय समय पर चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि केवल एक कागजी खाना पूर्ति हो रही है। इसलिए जो भी हम दें वह सही हो,
और सुव्यवस्थित हो, समयबद्ध तरीके से हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा और सभी विभागों को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, जो चीजें मैंने अक्सर देखी हैं वह है, मैं पिछले 3 दिनों से, आप देख रहे होंगे, यद्यपि मैं अक्सर जाता था लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आज मुझे सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन करना था और सीएम डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करना था, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं पिछले 3 दिनों से मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में स्वयं ही जा रहा था। यद्यपि एक टीम जाती थी, मंत्रीगण जाते थे, लेकिन मैं स्वयं ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा। जो भी आम जनमानस आती है, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आती है, दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, उसको आने जाने में किराया खर्च होता होगा, लखनऊ में आने पर कहीं रुकता होगा, या मैं यहां से कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी प्रदेश भर से लोग पहुंच जाते हैं। अगर उसकी सुन और समस्या जनपद की है, थाने की है, तहसील की है, स्वास्थ्य विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, या संबंधित विभाग की है जो जनपद के अंदर ही कार्य कर रहा है, हम याद करें कि अगर, जो बार बार जिस बात को मैं कहता हूं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से हम कितने भी परिपूर्ण क्यों ना हो जाए, लेकिन जितना सटीक जानकारी आपको एक कॉमन मैन देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस का माध्यम होता है। वह जो बोलेगा उसके एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जानकारियों को बता देगा, जमीनी हकीकत से आपको अवगत करा देगा, उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान। मैं अक्सर देखता हूं, मेरे पास यहां पे प्रत्येक जनपद के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, लेकिन साथ साथ सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस में किस क्वालिटी के साथ मामलों का निस्तारण हो रहा है, इसका एक मैकेनिज्म भी है। और जब डाटा मेरे सामने आते हैं और मैं उसको मिलान करता हूं, मैं देखता हूं, अक्सर होता क्या है, हमारे पास किसी विकास खंड की कोई शिकायत आई, हमने यहां से जनपद को भेजा, जिले ने विकास खंडों को भेजा और उसमें निस्तारण लिख दिया। विकास खंड में गया, विकास खंड ने फिर नीचे के किसी एडीओ को लिख दिया, एडीओ के पास जाने के बाद वहां से फिर वहां निस्तारण लिखते जाते हैं। निस्तारण का मतलब शिकायतकर्ता की संतुष्टि। अगर शिकायत सही है तो हम उसका एक समयबद्ध तरीके से समाधान निकालें, अनावश्यक लटकाए ना। आपने देखा होगा जितने विवाद आ रहे हैं इस समय, अब यहां पे प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, इस संगठित अपराध के लिए जो कुख्यात था उत्तर प्रदेश, आज नहीं है, लेकिन अभी भी छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद के समाधान का रास्ता हमें निकालना है, इससे जमीन से संबंधित विवाद ज्यादा है। इसका समाधान राजस्व की टीम को सक्रिय करके पूरी ईमानदारी, पूरी सुचितापूर्ण तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा करना, शिकायतकर्ता का एक रजिस्टर भी तैयार हो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक विकास खंड में। शिकायत का आधार क्या है, आखिर एक व्यक्ति को, एक पीड़ित को बार बार आने की नौबत क्यों पड़ रही है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, जोन, रेंज या जनपद स्तर पर, वे सुनिश्चित कराएं कि वे भी और उनके अधीनस्थ जितने भी अन्य विभाग हैं, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, थाने हो, ये सब भी नियमित रूप से जनता की सुनवाई के लिए बैठे, मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान हो, जिससे किसी पीड़ित को पैसा खर्च करके लखनऊ में या किसी अन्य जगह आने की नौबत न पड़े और एक संतुष्टि का भाव उसके मन में झलकना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है,
कि पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति जनता का विश्वास है, लेकिन प्रशासन के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि पॉलिटिकल लीडरशिप से उसकी अपेक्षाएं ज्यादा होती। उस समाधान उसका समाधान के बहुत सारे हम लोगों के सामने चैलेंज होते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप से असंतुष्ट नहीं, लेकिन नीचे तहसील से, थाने से, ब्लॉक से या फिर अन्य उन संस्थानों से उसके मन में एक कहीं ना कहीं एक आशंका का भाव हमेशा बना रहता है। आशंका का भाव क्यों बना हुआ है? इसका समाधान का रास्ता जनपद में आपको निकालना है। और इसलिए मैं फिर चाहूंगा कि प्रत्येक अधिकारी, फील्ड में तैनात कोई भी अधिकारी हो, वह प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 के बीच में कोई 1 घंटा सुनिश्चित करें और बाकायदा मीडिया में इसको जारी करें। भाई इतने बजे से इतने बजे तक जनता के लिए, जनता की सुनवाई के लिए बैठेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में भीड़ होगी, धीरे धीरे करके भीड़ छंटती जाएगी और केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपके पास आएगा। दूसरा, यही काम तहसीलों में भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अधिकारी जो जहां पर तैनात है वहीं पे उसका रात्रि निवास भी होना चाहिए, उसकी आवश्यक सुविधा वहीं होनी चाहिए। तहसील पे तैनाती है तो तहसील पे ही रहे। तहसील से 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। थाने में है तो थाने के परिसर में, थाने के आसपास ही कहीं आवासीय भवन में किराए पे लेकर के, सरकारी आवास है सरकारी आवास में, नहीं तो किराए पे लेकर वहां वहीं इसी के आसपास निवास करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह जिस थाने में तैनात, उस थाने से वह 50 किलोमीटर दूर रात्रि में अपने घर में जाता है रहने के लिए। हम एक सेवा के उद्देश्य से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। जो भी अधिकारी आया है उसके लिए प्रायोरिटी तय होनी चाहिए कि एक आम जनता की समस्या का समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता अपनी व्यक्तिगत सुविधा नहीं, अपनी स्वयं की सहूलियत नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता एक कॉमन मैन होना चाहिए। उसकी समस्या का समाधान हो, समयबद्ध तरीके से समाधान हो, यह भी हम सुनिश्चित करें। और इस दृष्टि से हम यह सुनिश्चित करें कि जहां जिस अधिकारी की तैनाती है वो वहीं पे निवास करे। सरकारी आवास नहीं है तो वहां पे किराए के मकान पे रहे। और जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करें हर जनपद में, हर विभाग के अधिकारियों की, कि भाई अगर तहसील से जुड़े हुए सभी कार्मिक तहसील परिसर के आसपास, तहसील परिसर में आवासीय सुविधा है तो आवासीय सुविधाओं में, अन्यथा उन्हीं भवनों में अगल बगल कहीं किराए पे मकान लेकर के वहां रहें। थाने से जुड़े हुए लोगों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक करें। जिलाधिकारी का दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या जो भी शासन से जुड़े हुए विभाग जनपद के अंदर हैं उन सबकी समीक्षा करें। मंडलायुक्त का दायित्व बनता है कि कमिश्नरी स्तर पर जितने भी विभाग शासन से जुड़े हुए हैं इनकी समीक्षा करें और ये देखें कि वे अपने जो कार्य क्षेत्र है वहीं पे वे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि तैनाती उनकी प्रयागराज में है, रह रहे हैं वो लखनऊ में। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चल सकती और ऐसे में हम गति नहीं दे सकते। दूसरा, समयबद्ध तरीके से जनता की समस्या का समाधान। अगर ट्रांसफार्मर जला है और विद्युत विभाग ने पहले से टोल फ्री नंबर जारी किया है, एक ट्रांसफार्मर के लिए वह मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास आने की नौबत क्यों पड़ रही है? उन गांव के लोगों को टोल फ्री नंबर से अगले 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल क्यों नहीं जाता है? यह हम क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं? और जिले में नहीं हो रहा है, आप इसकी रिपोर्ट कीजिए। इस स्तर पर गड़बड़ी है। ये लोग जानबूझ के शरारत इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे शासन की छवि पे आंच आए। और मुझे लगता है इसको वास्तव में हमें एक जीरो टॉलरेंस की तरफ इस प्रकार की लापरवाही को ले जाना होगा। इसलिए हमें एक मैकेनिज्म जनपद स्तर पर बनाना होगा। देखिए, सीएम कमांड सेंटर बनाने के पीछे और डैशबोर्ड बनाने के पीछे डाटा कैप्चर करने के साथ साथ यूपी की इकोनॉमी को अग्रसर करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं,
इसमें तेजी लाना तो है ही, लेकिन साथ साथ आम जनमानस की संतुष्टि को भी हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं और उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान हो, इसके लिए भी हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। अगर हम एम्बुलेंस को यहां से बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जनपद की हर एक गतिविधि को भी मॉनिटर किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट हो चुकी है और इसलिए मैं चाहूंगा कि जनपद स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य जरूर होना चाहिए। दूसरा, जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हमारे मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे जिन लोगों को शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता, वे लोग छोटे छोटे मुद्दों को इश्यू बना करके माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और खासतौर पर सबसे संवेदनशील मुद्दा हमारे सामने वर्तमान में है, वह है महिला सुरक्षा का। महिला सुरक्षा वास्तव में इस संवेदनशील विषय को लेकर के हमें बहुत प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मुझे अक्सर इस बात को लगता है, मैं बहुत बार कहता हूं कि हमारी कमजोरी वही होती है जिसको हम नजरअंदाज करने की भूल करते हैं। वही हमारी कमजोरी होती है जिसको हम हल्केपन से लेते हैं, अरे ये सब हो जाएगा। ये जो काम चलाओ की प्रवृत्ति है, यही हमारी कमजोरी बन जाती है। और मैं अक्सर देखता हूं कि अक्सर यही होता है। आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में शांति थी। मुहर्रम के समय भी जिस प्रकार की स्थिति थी, मैंने पहले ही दिन मुहर्रम के पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में जुड़ा था, तब भी मैंने कहा था कि देखिए, हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कोई भी आयोजन नहीं हो सकते। दूसरा, कानून के दायरे में रह करके ही आयोजन होने चाहिए। हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं, कानून को धक्के साथ, कानून को बंधक बना करके किसी को आयोजन करने की अनुमति नहीं देते। कानून का सम्मान करते हुए, कानून के दायरे में रह करके। और बार बार कहने के बावजूद जिन जनपदों ने ध्यान नहीं दिया, वहां पे ताजिया, जहां पे कहा गया था कि भाई आप एक सुनिश्चित करें कि 8 फुट 10 फुट से ज्यादा बड़े न हो। दूसरा, हर वर्ष ऐसे तो नहीं हो सकता है कि ताजिया की साइज बढ़ती रहे और फिर उसमें नए नए मकान गिरते रहे। हमने पहले से तय कर लो जी, कोई पेड़ की टहनी नहीं कटनी है, कोई मकान नहीं उजड़ना है, कोई हाई टेंशन तार भी नहीं हटेगा, वरना बिजली ही बंद होगी। लेकिन उस सब के बावजूद ताजिया की साइज को कंट्रोल करने में कुछ जगह चूक हुई और परिणाम सामने है। हम सब जानते हैं जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर आने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना आवश्यक होगा। धरातल पर जो हम काम करते हैं उनका वर्गीकरण करते हुए, हम क्लासिफिकेशन करते हुए, उसकी गुणवत्ता पर रखते हुए हम अपने डाटा को एंट्री करते हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कमांड सेंटर में सब कुछ एक साथ देखा जा सकेगा। मैं ऐसे सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता थी इस बात की। आज इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कराया है, इससे हमें प्रगति के विकास को और तेजी के साथ गति देने में सफलता मिल पाएगी। हम जहां तक समझते हैं कि डाटा एंट्री ठीक से नहीं हो पा रही थी, अब डाटा ठीक से एंट्री भी हो सकेगी और सभी विभागों को इस बात के लिए चुनौती होगी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कि हमें कहां हम खड़े हैं। सामान्यतः देखा है जो परियोजनाएं चलती हैं वो फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं, तो समय से उनका निस्तारण न होने के कारण भी कुछ गति रुकती है। लेकिन अब हमें डैशबोर्ड से दिख जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है, तो हम जो डेवलपमेंट की हमारी फाइलें हैं उनको तेज गति से निपटाते हुए अपने डाटा को ठीक कर पाएंगे और यहाँ पर साप्ताहिक समीक्षा भी होगी जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमारी स्थिति क्या है। मैं ऐसे सफल कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का और डाटा एंट्री सिस्टम से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जनपद से जुड़े सभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, वरिष्ठ नेता और मंत्री परिषद के हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव जी, और जो नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय का काम देख रहे हैं ऐसे आदरणीय के शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी और सभी अधिकारी। इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा डिजिटलीकरण का युग आ गया है, ऐसे युग में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का बनाया जाना बहुत आवश्यक प्रतीत इसलिए होता है कि जब प्रदेश के सभी 75 जिले अलग अलग विभागों में अपने कार्य को जिस संकल्प के साथ सरकार निर्णय लेती है उसको पूरा करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार का जब डाटा हमारे पास उपलब्ध होता है तो स्वाभाविक तौर से प्रदेश स्तर पर हम जब विचार करते हैं तो प्रदेश का एक डेटा सामने निकल करके आता है, लेकिन यही डेटा फिर देश में जाता है। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश हैं। हमारे परिश्रमी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम हम सब प्रदेशवासी मिलकर के देख रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से आज के अवसर पर यह एक बहुत एक तरह से अपनी प्रतिभा को प्रकट करके सबके सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। ऐसे अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए जनपदों में बैठे हुए हैं, मंडलों में बैठे हुए अधिकारीगण हैं, एक ही संकल्प लेकर के जो सरकार का डबल इंजन सरकार है, सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है, और बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं, मैं एक ही लाइन में इतनी बात कहूंगा, हम अपने तहसील को, अपने ब्लॉक को, अपने थाने को ठीक कर ले तो मेरा पूरा विश्वास है कि वह डेटा भी आएगा कि हम समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और प्रदेश के किसी दूर दराज जिले से लोगों को लखनऊ तक नहीं आना पड़ेगा। और आप सब बहुत प्रतिभाशाली अफसर हो और इसकी चर्चा देश भर में होती है, और मैं सब यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं यहाँ तो है ही, लेकिन जो जिलों में बैठे हुए हैं उन सबको कहूंगा कि आप हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो। भूल जाते हो ताकत तब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जहां ये रेड की लाइन अभी जो प्रेजेंटेशन में आ रहा था, दिखाई दे रहा था, वहां ग्रीन ही ग्रीन हो, A+ हो, ऐसे लक्ष्य को लेकर के आप आगे बढ़े। आज के दिन का ही आह्वान करके धन्यवाद माननीय